क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं, जिस जमीन पर हम चलते हैं, वो धीरे धीरे बीमार पड़ रही है। ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारी आज की हकीकत है। और इस बीमारी का नाम है प्रदूषण। प्रदूषण कोई किसी कचरा या फिर कोई किसी चीज को गंदा करना नहीं है अकेला। प्रदूषण एक ऐसा दैत्य है आज की समय का, जो हमारी धरती को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए बैठा हुआ है। खेतों में पराली जल रही है, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, वाहनों से धुआं निकल रहा है। ये धुआं धीरे धीरे इकट्ठा होकर हमारे वातावरण में जाता है, और ये वातावरण में जाकर सिर्फ और सिर्फ हवा को ही गंदा नहीं करता है, ये क्या करता है कि ये पूरी धरती को एक कंबल के जैसे लपेट लेता है। और कंबल के जैसे लपेट लेता है, और इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि इस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा गर्म गैस के रूप में जानी जाती है। तो ये क्या होता है कि पूरी धरती के टेम्परेचर को धीरे धीरे करके एक ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रही है, और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से एक समस्या पैदा हो रही है नई, और उस समस्या का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी समस्या है जो मतलब आप मान के चलिए कि ये जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि धरती को गर्म करना, ये सिर्फ इतनी ही समस्या नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा आगे और कहीं ज़्यादा बुरी है। ग्लोबल वार्मिंग से धीरे धीरे करके ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बेमौसम हो रही हैं। जैसे हमने देखा है कि कभी कभी बाढ़ें अचानक से आ जाती हैं, और इतना ज़्यादा अचानक से आती हैं कि सब कुछ बहा के ले जाती हैं, यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी भी। कभी कभी देखा है हमने कि अचानक से सूखा पड़ जाता है, और हम पानी पीने के लिए तरस जाते हैं। समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, क्योंकि बर्फ पिघल रही है, और बर्फ पिघलने से क्या हो रहा है कि समुद्र में वो पानी जाता है, और वो पानी आसपास के शहरों में जो समुद्र के किनारे हैं उन शहरों को डुबाने के लिए तैयार बैठा है, और कई सारे डुबा भी दिए हैं। पोलर बियर, पेंगुइन, इन जैसे प्यारे जानवर अपना घर खो रहे हैं। कारण क्योंकि जिस घर में वो रहते हैं अर्थात बर्फ, वो धीरे धीरे करके पिघल रही है। यानी कि समस्या बहुत ज़्यादा विकराल है। प्रकृति इन समस्याओं को जिस तरीके से हमें हमें दिखा रही है, तो वो एक अलार्म की तरह है। प्रकृति हमें इससे कुछ समझाना चाहती है कि अलार्म सुन लो और सुधर जाओ, क्योंकि आज हमने अगर ये नहीं सुना तो कल हमारे लिए बहुत ज़्यादा बदतर कंडीशन हो सकती है। घबराइए नहीं, क्योंकि समस्या जितनी ज़्यादा बड़ी है उसका समाधान उतना ही ज़्यादा हमारे हाथ में है। इसके गहरे असरदार प्रभाव, तरीके, इससे निपटने के और बचाव के तरीके, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा हम चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो आज हमारे साथ काजल, कल्पना करो आज से 50 साल बाद तुम मॉर्निंग वॉक के लिए निकली, ठीक है? और मॉर्निंग वॉक पे निकलने से पहले तुम्हें एक मास्क, स्पेशल टाइप का मास्क लगाना पड़ा, क्योंकि हवा बाहर इतनी ज़्यादा जहरीली और धुएं वाली थी कि वो तुम्हारी मजबूरी बन गया। तो मुझे बताओ कि ऐसा किस कारण हुआ होगा, और इसके से बचने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते थे? सर, मुझे सोच के बहुत बुरा लगा है, क्योंकि ये भयानक हवा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने गाड़ियों और फैक्ट्रियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और ये गाड़ियों फैक्ट्रियों में से जो धुआं निकलता है, हमने उसे मजाक समझा है। हमने ये सोचा है कि ये तो बस थोड़ा सा ही धुआं था, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जो गाड़ियों और धुआं में से धुआं निकलता है ना, वो वायुमंडल में बहुत जहरीली गैस फैला देता है। इसके इससे इससे बचने के लिए हमें अपनी आदतों को बदलना चाहिए। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और हवा से बनने वाली बिजली का उपयोग करना चाहिए। हमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे फैक्ट्रियों का धुआं कम होगा। और हमें ये सरकारों को भी बताना चाहिए कि सिर्फ इसका कम से कम इस्तेमाल करें, जिससे हमें 50 साल बाद हमें कोई मार्क्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आराम से हम सांस भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब है तुम्हारा। मुझे बताओ कि तुम एक ऐसे भविष्य में पहुंच गई हो जहां पानी, पीने का जो पानी है ना, साफ सोने से भी ज्यादा महंगा हो गया है, क्योंकि नदियां और झीलें सूख गई हैं या पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी हैं। ऐसी त्रासदी से बचने के लिए आज हम पानी को कैसे बचा सकते हैं और कैसे साफ रख सकते हैं? सर, ये तो बहुत डरावनी बात है, क्योंकि पानी सोने से महँगा इसलिए हुआ है, जो हमारे आस-पास की नदी और झीलें हैं, उनको हमने कूड़ेदान समझ के रखा है। हम नदी और झीलों में प्लास्टिक और फैक्ट्रियों का गंदा पानी बिना साफ़ किए डाल देते हैं, और घर का भी गंदा पानी हम बिना साफ़ किए डाल देते हैं, जिससे नदी और समुद्र को बहुत नुकसान होता है। और हमें कभी-कभी हम घर का नल भी खुला छोड़ देते हैं, जिससे पानी की बहुत बर्बादी होती है। हमें इसे बचाने के लिए, जब हम क कोई भी काम करते हैं, उसे हमें
जो भी काम करते हैं उसमें हमें पानी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और बारिश को पानी को हमें इकट्ठा करके रखना चाहिए, जिससे हम आने वाले समय में बारिश के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फलों में डालने वो पेड़ों में डालने के लिए और घर के कोई अन्य चीज़ों में काम करें। और हमें समुद्र को अपनी पूजा स्थल मानना चाहिए, जिससे हम उसे पूजा कर सकते हैं और समुद्र में कोई गंदी चीज़ें नहीं डालें। बहुत बढ़िया, शानदार। अभी-अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड की जो सरकार है ना, उसने एक गंगा को नदी ना मानकर गंगा को एक व्यक्ति के रूप में माना है। अगर गंगा नदी में किसी प्रकार का कोई नुकसान करेगा तो उसको वही कानून के तहत उसको सजा मिलेगी जो इंसानों को मिलती है। तो ये काफी बढ़िया तुमने बोला कि समुद्र को हमें पूजा घर मानना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि हम पूजा स्थलों को बहुत अच्छे से और पवित्र तरीके से रखते हैं। बहुत बढ़िया। एक और चीज बताओ तुम, मान लो तुम एक समुद्र तट पर खड़े हो, लेकिन वहां रेत की जगह सिर्फ प्लास्टिक के टुकड़े और कचरा पड़ा हुआ है, मछलियां और समुद्री जीव मर चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है, ये देखकर तुम्हें कैसा महसूस होगा, और इस प्लास्टिक के पहाड़ को बनने से रोकने के लिए हम आज क्या कर सकते हैं? सर, ये बहुत भयानक बात है। इसे सुनकर मुझे बहुत दुःख हुआ है। समुद्र तट मेरे लिए खुशी की जगह है, पर यहाँ पे सिर्फ़ कचरा और मरे हुए छोटे-छोटे जीव-जंतु मरे हुए देखने मिलते हैं। ये इसीलिए होता है कि हमने छोटी से छोटी चीज़ प्लास्टिक से लेना शुरू कर दी है। जैसे बिल्कुल। हम टॉफ़ी और सब्ज़ी वग़ैरह भी हम पॉलीथीन में लेने लगते हैं, और जब हम प प्लास्टिक को फेंक देते हैं कहीं पे नाली, नदी, जो बह कर समुद्र में पहुँच जाती है। इसको हमें रोकने के लिए जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना चाहिए, और हम जहाँ भी जाते हैं हमें डस्टबिन में कचरे को, वो पॉलीथीन को फेंकना चाहिए। अगर हम पॉलीथीन का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने घर से लेना, जैसे लंच बॉक्स, बोतल, ये सब भी हमें अपने घर से, और ये हमें सरकारों को भी बताना चाहिए कि प्लास्टिक से कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जो मिट्टी में ही मिल जाए। बहुत बढ़िया। यानी कि प्लास्टिक को रिसाइकल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। रिसाइकिल जो एक फॉर्मूला होता है ट्रिपल आर वाला, रीयूज, रिसाइकल और आई थिंक एक और चीज है, मुझे अभी याद नहीं आ रही है। तो मान लो तुम एक जादूगर होती और तुम्हें पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या को तुरंत ठीक करने की शक्ति मिल जाती, तो तुम किसे चुनते? वायु प्रदूषण को, जल प्रदूषण को, ध्वनि प्रदूषण को? अगर चुनते, उस एक को चुनते तो क्यों चुनते? सर, मैं हवा प्रदूषण को चुनती है। हवा हमें बस दिखाई नहीं देती, बल्कि वह हवा होती है। हवा होती है जब हमारे फेफड़ों तक भी हवा जाती है। अरे हवा साफ नहीं होगी तो हमें बहुत सारा नुकसान होगा। जैसे पेड़ों को नुकसान होगा, और पेड़-पौधे मरने लगेंगे, और हमारी बहुत रद्दत स्थिति हो जाएगी। हाँ, हमारे बीमार भी हो सकते हैं, और अगर हम हवा को साफ नहीं रखेंगे तो हम ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह पाएँगे। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर आप सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण के बारे में देखोगी, क्योंकि वायु प्रदूषण, क्योंकि ऑक्सीजन जो जीवनदायिनी गैस है वो वायु से ही तो आ रही है। और जब पेड़ पौधे ही मर जाएंगे तो सीधा सा अर्थ है कि पेड़ पौधे ही हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, और पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो मर गए तो फिर हमारा अस्तित्व ही कैसे रहेगा? बहुत बढ़िया। इसके अलावा एक और चीज, मान लो तुम एक साइंटिस्ट हो और तुमने एक ऐसा पौधा इजाद किया है जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत तेजी से सोखता है। तुम इस पौधे को कहाँ कहाँ लगाना चाहोगी ताकि इसका सबसे ज्यादा फायदा हो, और क्यों? सर, ये तो एक सुपर पावर पौधा है। इसे हमने शहरों के बीचों बीच में लगाना चाहिए, जहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हों, जहाँ धुआँ ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पे इस पेड़ पौधे को, जहाँ फैक्ट्रियों के आसपास की ज़मीनों पर भी लगाना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्रियों का धुआँ ज़्यादा निकलता है, उससे वायु में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और ये हमें हवाई अड्डे पे भी लगाना चाहिए पेड़ पौधे, और स्कूल के प्लेग्राउंड में लगाना, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काजल, तुम तो बड़ी कमाल की जवाब हैं तुम्हारे पास। तो क्या तुम्हें लगता है कि स्मार्ट सिटी सिर्फ ऊंची इमारतों और तेज इंटरनेट कनेक्शन वाली होनी चाहिए, या उसमें पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की भी उतनी ही अहमियत होनी चाहिए? सर, क्यों? स्मार्ट सिटी सिर्फ ऊंची इमारतों को नहीं कहा जाता। स्मार्ट सिटी वो होते हैं जहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण और प्रदूषण को नियंत्रण किया जाता है। स्मार्ट सिटी वो होनी चाहिए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का काम किया जाता है, जैसे कचड़े को मैनेज किया जाता हो, बिल्कुल बढ़िया। और जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होना चाहिए, गाड़ियों और साइकिल का रास्ता अलग होना चाहिए। और स्मार्ट सिटी वही होती है, स्मार्ट सिटी वो भी होती है जहाँ पर इस गंदी हवा चलती है, और पानी की बहुत कमी होती है। वहाँ पे इतनी धूप होती है कि इंसान बाहर भी नहीं निकल पाता है। बिल्कुल सही बात है, तो पेड़ स्मार्ट सिटी पे लगाना चाहिए। और इसके अलावा मेरे पास एक और इसका उपाय है, अगर ये लागू हो तो बहुत ज्यादा हो। कई सारे देश ऐसे हैं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, बहुत शानदार देश हैं, और उनमें क्या रहता है कि
सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, ताकि ये जो एक-एक कार में एक-एक व्यक्ति बैठा हुआ घूम रहा है, ये सबसे बड़ा हानिकारक मुद्दा है हमारे लिए, क्योंकि एक आदमी है, एक कार में चल रहा है और 10 आदमी 10 कार में चल रहे हैं। क्यों ना उन आदमियों को एक ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस में या फिर किसी भी जगह किसी भी अन्य ऐसे तरीके से कराया जाए, जिससे नौकारों को तो कम से कम घर पे रखने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा है कि अगर तुम पर्यावरण मंत्री होती, एनवायरमेंटल मिनिस्टर, तो और तुम्हें एक ऐसा कानून बनाना होता जिससे प्रदूषण तुरंत कम हो जाए, तो तुम्हारा सबसे पहला कानून क्या होता और यह कैसे सुनिश्चित करते कि लोग इसका पालन करें? सर मैं अगर पर्यावरण मंत्री होती तो मेरा पहला कानून प्रदूषण होता। अरे प्रदूषण कोई कर रहा है, सीधे वाहन या गाड़ी नहीं, उसे सज़ा दी जाएगी। उसे सज़ा के तौर पे प्रदूषण की साफ-सफाई करनी पड़ेगी, और फैक्ट्रियों के आस-पास के धुएँ जो भी ज़्यादा आते हैं, फैक्ट्रियों को भी बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा। 1 महीने तक उन्हें प्रदूषण की साफ-सफाई करना पड़ेगी, और पेड़-पौधे भी लगाना पड़ेगा। ग्रीन ग्रीन गृहस्थ और दल, ये दल वहाँ की जानकारी लेता है जहाँ पे प्रदूषण सबसे ज़्यादा हो। प्रदूषण करने वाले पकड़े गए तो उन्हें टीवी और फ़ोन वगैरह पे उनकी न्यूज़ वगैरह आएगी, जिससे जो प्रदूषण ज़्यादा बढ़ा रहा है वो कम कर देगा, और जो प्रदूषण को कम कर रहा है वो अपने काम करता रहेगा, जिससे जो प्रदूषण ज़्यादा कम करेगा उसे इनाम भी दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर ये है कि जो प्रदूषण कर रहा है, तो उसको कहीं न कहीं बेइज्जत टाइप का कर दो, ताकि वो अपनी बेइज्जती से बचने के लिए एक तो प्रदूषण कम करे और उसको देखकर और भी लोग हैं वो भी प्रदूषण कम करें। बहुत अच्छा है। तो मेरा लास्ट सवाल है तुमसे, तुम एक स्कूल में नाटक कर रही हो जिसका नाम है धरती की पुकार। तुम इसमें कौन सा किरदार निभाना चाहोगी? एक पेड़, एक नदी या एक हवा का झोंका? और उस किरदार के रूप में तुम उन दर्शकों को अपनी क्या समस्या बताओगी और उनसे क्या मदद मांगोगी? सर मैं नदी का किरदार निभाऊँगी, क्योंकि क्योंकि जब मैं स्टेज पे जाऊँगी नीले कलर के कपड़े पहन के, तो मेरा रंग बदलने लगेगा। इससे मैं बहुत दुखी मन से कहूँगी कि जब मेरा पानी साफ़ होता है तब आप सब वहाँ पे ठहरते हैं और पानी पी सकते हैं, और अब मेरा पानी इतना गंदा हो गया है, वो भी आप सब की वजह से। आप प्लास्टिक और फैक्ट्रियों का गंदा पानी डाल देते हैं, जिससे मेरा बहुत नुकसान है। मैं दर्शकों से तो ये विनती करूँगी कि मेरा पानी जल्दी से जल्दी साफ़ करें और मुझे कूड़ेदान नहीं बनाएँ। बहुत बढ़िया। तो असली मुद्दा ये है कि हमारे पास प्रकृति की जो धरोहरें हैं, जैसे नदियाँ हैं, समुद्र हैं और प्राकृतिक वातावरण है, वो उसकी हमें पूजा करनी चाहिए, ना कि उसको बुरी तरह से कूड़ेदान बनाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज हो यही रहा है। हम लोग पूरी तरह से प्रकृति को कूड़ेदान बनाने पे तुले हुए हैं और अपना खुद के लिए ही ये गड्ढा खोद रहे हैं, और इस गड्ढे में एक ना एक दिन हमें जाना पड़ेगा, ये बात तय मान के चलिए। तो हमारा हमारे साथ आज काजल श्रीवास थी, और ये लड़की कक्षा 7 में है आज की डेट में। पिछले साल हमारे पास कक्षा 6 में आई थी, और आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये जान के कि इस लड़की ने काफ़ी अच्छे तरीके से बोलना है जारी रखा, और अपने अच्छे सुझावों के साथ इस डिस्कस को बहुत ज़्यादा रोचक और अच्छा बनाया। तो ऐसे ही हम लोग जो मुद्दे हैं, जो जागरूकता करने वाले मुद्दे हैं, उनमें हम लगातार अपना प्रयास करते हैं कि जागरूकता फैले, बच्चों को ये पता चले, बच्चे इसमें अपनी भागीदारी रखें, क्योंकि अगर बच्चे जो कि आगे आने वाली पीढ़ी है, उनके ही हाथ में हमारा पूरा का पूरा देश, पूरा समाज जाने जाने वाला है, तो क्यों ना हम उन बच्चों को इस तरीके से तैयार करें कि वो अपने आप को सँभाल लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो भी मिसाल बनें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे कल अगली बार अगले संडे को एक नए बच्चे के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय-बाय, शुक्रिया।